छठी शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन में हमने पिछले वीडियो में वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत ब्राह्मण और जो है क्षत्रिय वर्ग में क्या जो है परिवर्तन आते हैं और उनकी कौन सी उपजातियां बनती हैं उसका अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम यह अध्ययन करेंगे कि वर्ण व्यवस्था के अगले जो दो वर्ण थे वैश्य और शूद्र वर्ग, उसमें ऐसे कौन से परिवर्तन आए जिनसे उनसे विभिन्न प्रकार की जातियां या उपजातियों का उदय हुआ है। हम देखते हैं कि पूर्व मध्यकालीन समाज में महत्वपूर्ण जो परिवर्तन हुआ वो हुआ वैश्य वर्ग के साथ है। इसमें जो था जो सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ वो वैश्य वर्ग के साथ हुआ। क्यों हुआ? वैश्य वर्ण की जो है सामाजिक स्थिति पतोन्मुख हुई। क्यों हुई? क्योंकि इस समय व्यापार और वाणिज्य में गिरावट आई। हमने बताया कि आर्थिक युग के पतन का काल ये रहा है। तो इस समय वैश्य वर्ण की सामाजिक स्थितियों में काफी पतन की स्थिति आती है, काफी अवनति की स्थिति आती है और इसी जगह पर इनको जो है शूद्र वर्ग अपने में समेट लेता है। जैसे उसमें ब्राह्मण और क्षत्रिय हमने कहा कि चार वर्ण से बाद को दो वर्ण के रूप में आ जाते हैं, वैसे ही वैश्य वर्ण की जब वो सामाजिक गिरावट आती है, उनकी आर्थिक स्थितियां प्रभावित होती हैं, तो उनको शूद्र वर्ग अपने में समेट लेता है। वैश्यों की हमने बताया कि स्थिति में गिरावट का जो मुख्य कारण था वो पूर्व मध्यकाल के प्रथम चरण में 650 से 1000 ईस्वी जिसको हम बोलते हैं, उसमें व्यापार और वाणिज्य का ह्रास ही रहा है। इस काल में आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार कैसे व्यापार का ह्रास हुआ था, जिसके कारण वैश्य वर्ग जो कि व्यापारी वर्ग था अत्यंत निर्धन हो जाता है। और इस समय शूद्रों के जो संबंध था वो कृषि के साथ हो जाने से उनकी आर्थिक स्थितियों में सुधार आ गया था। अर्थात जहां पर वैश्य वर्ग अब अपनी आर्थिक स्थिति माइनस में चल रहा था, वहीं पर जो शूद्र वर्ग था जिसको कि पहले आर्थिक स्थिति बड़ा कमजोर माना जाता था, कृषि कार्य होने के कारण ये एक अच्छे आर्थिक स्थिति में आ चुके थे। एक हिसाब से आप ये मान लीजिए कि वैश्य शूद्र वर्ग ने कृषक के रूप में वैश्यों का स्थान ग्रहण कर लिया था, क्योंकि इससे पहले जो भारतीय सामाजिक आर्थिक व्यवस्था थी वो व्यापार और वाणिज्य पर केंद्रित रही है। इस कारण से वैश्य वर्ग संपन्न स्थिति में था, लेकिन अब की जो व्यवस्था थी वो कृषि वर्ग में आ गई थी। और कृषि कौन करता था इस समय? सबसे ज्यादा शूद्र वर्ग करते थे। तो इस प्रकार से अब उनकी आर्थिक स्थितियों में सुधार आ गया था और वैश्य की जगह पर वो संपन्न स्थिति में आ गए थे। या ये मान लीजिए कि अब दोनों की आर्थिक स्थितियां लगभग समान हो चुकी थी। चूंकि धनिक वर्ग था माइनस में आता है, ये उस समय कमजोर वर्ग था ये प्लस में आता है, तो दोनों की स्थितियां लगभग बराबर हो जाती है। पराशर स्मृति में भी इस समय वैश्य और शूद्रों के लिए समान रूप से कृषि, वाणिज्य और शिल्प कार्य करने का विधान बताया गया था। तो अब हम देखते हैं कि कृषि, वाणिज्य और व्यापार दोनों लोगों का सामान्य धर्म हो जाता है, अर्थात दोनों लोग यह काम कर सकते हैं, अर्थात दोनों लोगों का स्तर अब एक जैसा हो जाता है। अलवर्णी के अगर हम विवरण को देखते हैं तो उसमें भी उसने बताया है कि इस समय वैश्य और शूद्र वर्ग की आर्थिक स्थितियों में कोई ज्यादा अंतर नहीं रहा है, बल्कि उसने जो है वैश्य वर्ग की दीनहीन दशा का वर्णन किया है। वैश्यों की ये स्थिति जो थी वो सामंत और जागीरदारों के उदय के कारण हुई थी, क्योंकि व्यापार और वाणिज्य का ह्रास हो चुका था। इसलिए वैश्य वर्ग जो सामंतीकरण का उदय था उसने सबसे ज्यादा जो प्रभावित किया वो वैश्य वर्ग को किया और उनकी आर्थिक स्थिति को डाउन करके उनको जो है निम्न आर्थिक स्थिति में वो ले आए थे। तो आर्थिक स्थिति में गिरावट के साथ ही वैश्य वर्ण की सामाजिक स्थिति में भी अब गिरावट आ गई थी। अलबर्नी के अगर इस विवरण को हम प्रमाण माने तो 11वीं शताब्दी के आते आते वैश्यों की स्थिति ये हो गई थी कि उनको वेद पाठ के अधिकार से वंचित कर दिया गया था।
व्यापार और वाणिज्य के पतन के साथ व्यापारियों और व्यवसायियों की जो विभिन्न श्रेणियां बनी थी वो भी महत्वहीन हो चुकी थी। और शूद्र वर्ग को अगर हम देखते हैं तो कृषि कार्य से संबंधित होने के कारण वो अच्छी आर्थिक स्थिति में आ गए थे। शूद्रों की स्थिति में यह परिवर्तन सामंती प्रवृत्ति के विकसित होने के कारण हुआ था। अर्थात देखिए, सामंतीकरण का जहां पर नुकसान वैश्य वर्ग को उठाना पड़ा, वही सामंतीकरण का फायदा किसको हुआ? शूद्र वर्ग हुआ, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थितियां सामंतीकरण के युग में बढ़ती हैं। भूमि अनुदानों की अधिकता के कारण, इस प्रवृत्ति के कारण सामंत और भूस्वामियों की संख्या में वृद्धि हो गई थी। जब भूमि की संख्या में वृद्धि हुई तो इस पर खेती करने के लिए बड़ी संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता पड़ी, और जिसकी पूर्ति किसने किया? श्रमिक वर्ग ने किया, क्योंकि श्रमिक वर्ग उस समय भारत में अधिक संख्या में रहे हैं। अच्छी कृषि उत्पादन के कारण शूद्र वर्ग को या श्रमिक वर्ग को कृषि की आय में एक अच्छा लाभ प्राप्त हुआ। जब लाभ अच्छा प्राप्त होता है तो उनकी आर्थिक स्थितियों में भी सुधार आता है, और इस प्रकार से कृषि को वैश्यों के अधिकार से एक हिसाब से श्रमिक वर्ग ने छीन लिया था। पूर्व मध्यकाल के भी कुछ लेखकों ने वैश्य वर्ग का उल्लेख व्यापारी वर्ग के रूप में ही किया है, अर्थात उनको कृषक नहीं माना है। 9वीं शताब्दी में हम देखते हैं तो जैन लेखक जिनसेन ने वैश्य वर्ण का जो तुलना किया है वो व्यापारी वर्ग से ही किया है। 13वीं शताब्दी में बृहद्धर्म पुराण और देवी भागवत में भी वैश्यों का एकमात्र कार्य जो है व्यापार और वाणिज्य ही बताया गया है। तो हम देखते हैं कि वैश्यों की स्थिति अब इतनी कमजोर हो गई थी कि अब उनको कृषि के भी लायक नहीं समझा गया था। निम्न वर्ग के लोग, वैश्य वर्ग के जो निम्न वर्ग के लोग थे, समझ लो अब वो शूद्र वर्ग के साथ में या श्रमिक वर्ग के साथ में सम्मिलित हो चुके थे। ये हमने पूर्व मध्यकाल की स्थिति बताई है, जो कि 650 से 1000 ईस्वी का रहा है। लेकिन 11वीं शताब्दी आने के साथ ही हम देखते हैं कि व्यापार और वाणिज्य का फिर से पुनरुत्थान होता है, और जब व्यापार और वाणिज्य का फिर से पुनरुत्थान होता है तो वैश्य वर्ण की स्थिति में, आर्थिक स्थिति में सुधार आता है, क्योंकि अब वो पैसा फिर कमाने लगते हैं तो वो भू संपत्तियों के स्वामी बन जाते हैं, और कुछ इस स्थिति में स्वामी बनते हैं कि सामंत वर्ग का भी वो पद प्राप्त करने लगते हैं। गुजरात में इनकी गणना सामंत वर्ग के अंतर्गत की जाने लगी थी। बंगाल में भी वैश्य लोग अब समृद्धशाली व्यापारी के रूप में उदय हो चुके थे, और 12वीं शताब्दी तक आते आते उन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति में इतना सुधार किया कि उन्होंने बंगाल में सेन और गौड़ वंश के राजाओं से भी लोहा लेना चालू कर दिया। तो हम देखते हैं 650 से 1200 शताब्दी के बीच में वैश्य वर्ग के साथ एक भारी गिरावट आती है। बाद के 11 और 12वीं शताब्दी में उनके आर्थिक स्थिति में पुनः सुधार दिखाई पड़ता है। लेकिन इसी समय जो सबसे ज्यादा क्रांतिकारी परिवर्तन होते हैं, इसी समय भारत में जातियों और प्रजातियों या उपजातियों की संख्या में अधिक वृद्धि होने लगती है। अब वैश्य वर्ग, ब्राह्मण वर्ग, क्षत्रिय वर्ग, शूद्र वर्ग और जो ये चारों वर्ग थे, अब ये कई उपजातियों में बंटने लगते हैं। परंपरागत 4 वर्ण अब अनेक जातियों में बिखर जाते हैं और नई नई जातियों के अंतर्गत वो पनपने लगते हैं, अर्थात उसमें नई नई जातियों का समावेश होने लगता है। परंपरागत वर्णों के विकसित होने का जो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा, किस पर पड़ा? सबसे ज्यादा जो पहला प्रभाव पड़ा ब्राह्मण पर पड़ा। कैसे पड़ा? एक तो कायस्थ नामक पद, जो उनका पद था, उसके पदाधिकारियों के टूटने से जो कायस्थ जात बनी, वो ब्राह्मणों की संख्या उसमें भी कम हो गई, क्योंकि ब्राह्मण से ही कायस्थ वर्ग निकल करके एक चला जाता है। तो एक तो उनकी संख्या वो प्रभावित होती है, अर्थात उनका एक
सबसे बड़ा प्रभाव यह पड़ता है कि कायस्थ जो एक राजकीय पद होता है, बाद को वो एक वर्ण के रूप में या वर्ग के रूप में अलग टूट जाता है, तो ब्राह्मणों की स्थिति में सबसे ज्यादा प्रभाव तो यही पड़ता है। दूसरा, उनका उस समय का व्यापार भी जाता है, जो कि लेखन का कार्य उनका एकाधिकार रहा है और अब वो कायस्थ वर्ग में चला जाता है। दूसरा ये है कि प्रारंभ में हम देखते हैं तो ब्राह्मण गोत्र, प्रवर और शाखाओं के आधार पर विभाजित होते हैं। वृत्ति, शिक्षा, धर्म, शुचिता आदि के क्षेत्र में अब इनमें भेद किया जाने लगता है। भूमि अनुदानों की अधिकता के कारण ब्राह्मणों में अब स्थानीयता की भावना विकसित होने लगती है, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में ब्राह्मणों की अब अनेक जातियां बन जाती हैं। स्थान भेद मतलब फला स्थान का, अमुक स्थान का, तो स्थान भेद के कारण भी अब ब्राह्मणों को विभिन्न नामों से जाना जाने लगा था। जैसे कि राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय का जो एक लेख 926 ईस्वी का उत्तर भारत में मिला है, उसमें ब्राह्मण के 5 वर्गों का उल्लेख मिलता है। सारस्वत ब्राह्मण, कानकुब्ज ब्राह्मण, उत्कल ब्राह्मण, मैथिल ब्राह्मण और गौड़ ब्राह्मण। जहां पर अभी तक हम केवल ब्राह्मण सुन रहे थे, अब वहां पर ये 5 ब्राह्मणों के वर्ग आ जाते हैं। इसके बाद बंगाल के ब्राह्मणों को राष्ट्रीय ब्राह्मण और वारेंद्र नामक ब्राह्मण कहा गया, अर्थात तो बंगाल में भी ब्राह्मणों की 2 शाखाएं हो जाती हैं, राष्ट्रीय ब्राह्मण और वारेंद्र ब्राह्मण। हम देखते हैं कि मध्यकाल तक जो राष्ट्रीय ब्राह्मण होते हैं, अब उनकी 56 उपजातियां हो जाती हैं, मतलब टुकड़ों में टुकड़े हो रहे हैं। अब ब्राह्मण वर्ग के जो टुकड़े हैं वो रेडियो एक्टिव तत्व बनते जा रहे हैं, वो कई खंडों में विकसित होते जा रहे हैं। एक ही ब्रांच की अब 56 उपजातियां बन जाती है, जैसे मुखोपाध्याय, बंधोपाध्याय, चट्टोपाध्याय, ये सभी बंगाली ब्राह्मणों की जातियां हैं और इनकी उत्पत्ति कैसे हुई? गांवों के आधार पर हुई कि फला गांव का बंधोपाध्याय। तो अब इनकी जो ब्राह्मणों के विभेदीकरण उपजातियां बनने लगी, किस पर? गांव के आधार पर। तो अब ब्राह्मणों की जातियां गांव के आधार पर बनने लगी, वृत्ति के आधार पर बनने लगी, कार्य के आधार पर बनने लगी। सभा संगार में हम देखते हैं कि ब्राह्मण की 34 प्रकार की अन्य जातियों का भी उल्लेख मिलता है। इसी प्रकार से हेमचंद्र ने कलिंग, सुराष्ट्र, अवंत और काशी के ब्राह्मणों का उल्लेख किया है और इन ब्राह्मणों को कुछ अन्य ब्राह्मणों की अपेक्षा अधिक पवित्र माना है। इसमें अंतर्वेदी, श्रीमाल, आनंद नगर या नागर ब्राह्मण के नाम उल्लेख मिलते हैं। अरूढ़वादी लोग सौराष्ट्र, सिंधु, दक्षिणापथ और कलिंग के ब्राह्मणों को अपवित्र मानने लगे थे। अब ब्राह्मण में भी पवित्रता और अपवित्रता के भाव उत्पन्न होने लगे थे। ऐसे लोगों के साथ, कहाँ के? सौराष्ट्र, सिंधु, दक्षिणापथ और उड़ीसा के ब्राह्मणों के साथ खान पान और विवाह का भी अब निषेध कर दिया था। इसी समय अलबर्नी ने मग अथवा शाक द्वीपीय ब्राह्मणों का भी उल्लेख किया है। शाक द्वीपीय ब्राह्मणों को उन्होंने ईरान से भारत में आया हुआ बताया है और ये भी बताया है कि यह लोग सूर्य की पूजा करते थे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भारत में धार्मिक और दार्शनिक विचारधारा में मतभेद के आधार पर ब्राह्मणों की अब कई उपजातियां विभाजित हो चुकी थी, अर्थात जिनको हम पहले ब्राह्मण कहते थे, अब वो ब्राह्मण कई वर्गों में बढ़ चुके थे। इसके बाद कौन सा वर्ग बनता है? इसके बाद हम देखते हैं क्षत्रिय वर्ग में विभेद होता है। ब्राह्मणों के समान हम देखते हैं कि क्षत्रिय वर्ण में भी काफी अब उपजातियां बन चुकी थी। इस वर्ण के अंतर्गत इस काल में एक जो सबसे पहली एक जात का उदय होता है वो होता है राजपूत। अब राजपूत नामक एक वीर और स्वाभिमानी जाति का उदय होता है। 12वीं शताब्दी के आते आते हम राजपूतों के 36 प्रसिद्ध राजवंशों का उल्लेख
पाते हैं। भारत में 12वीं शताब्दी तक आते आते क्षत्रिय में राजपूत एक वर्ग बनता है और उसके 36 राजवंश बनते हैं। इनकी भी उत्पत्ति अभी विभिन्न कारणों से हुई थी, जैसे ब्राह्मणों की व्रत आज इसके आधार पर हुई थी। अब क्षत्रियों का भी बंटवारा विभिन्न कारणों से होने लगा था। कैसे होने लगा? राजपूतों की जो विभिन्न जातियां थी, उनके कुलों की उत्पत्ति थी, उनकी परंपरागत कार्य व्यवहार से और विदेशी और देसी जातियों के आधार पर भी होने लगी थी। क्षत्रिय वर्ण के अतिरिक्त अब इसमें अन्य वर्ण भी शामिल हो चुके थे। कुछ ब्राह्मण कुल जो राज सत्ता का उपभोग किए थे, वो भी अपने को राजपुत्र कहने लगे थे, अर्थात अब वो भी राजपूत हो चुके थे। जैसे कि मत्स्य पुराण में ब्रह्म क्षत्र परंपरा का उल्लेख मिलता है। ब्रह्म क्षत्र का मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय, अर्थात जो ब्राह्मण पहले राज सत्ता में रहे वो भी अपने को क्षत्रिय कहने लगे और वो अपने को क्षत्रिय या राजपूत मानने लगे। तो इस प्रकार से ब्रह्म क्षत्रिय का उदय होता है। 10वीं शताब्दी में अरब यात्री इब्न खुर्दब ने भी 2 प्रकार के क्षत्रियों का उल्लेख किया है। कौन सा उल्लेख किया है? सत क्षत्रिय और क्षत्रिय, केवल क्षत्रिय। इसने भी बताया है कि 2 प्रकार के क्षत्रिय थे, सद क्षत्रिय और क्षत्रिय। सद क्षत्रिय में क्षत्रिय वर्ग का जो जमींदार वर्ग था उनको माना गया और उनको श्रेष्ठ क्षत्रिय माना गया। उनमें वंशानुगत शुद्धता के भाव भी अधिक दिखाई पड़ते थे। 12वीं शताब्दी तक आते आते क्षत्रिय कुलीन और सामंतों को एक अलग वर्ग में रखा जाने लगा था। सामंत भी अब कई वर्गों में बट गए थे। राजपुत्र, सामंत, महासामंत, मांडलिक, महामांडलिक, अर्थात ये क्षत्रियों के जो राजपूत वर्ग थे उसमें भी इतने पद हो चुके थे। इसी प्रकार से राजपुत्र जो शब्द है वो भूसंपन्न कुलीन वर्ग के क्षत्रियों का द्योतक हो चुका था। इस काल में स्थान और कुल के आधार पर अब क्षत्रियों का बंटवारा हो चुका था। तो क्षत्रियों का भी अब काफी खंड हो चुका था, उनमें भी कई उपजातियों का प्रादुर्भाव हो चुका था। क्षत्रिय राजवंश या क्षत्रिय वंश का तो इतिहास इतना बड़ा है कि हम अभी आपको जब राजपूतों की उत्पत्ति बताएंगे तो उसमें हम आपको क्षत्रियों के कुछ जो सर्वश्रेष्ठ कुल थे उनके बारे में भी अध्ययन करेंगे। अब इसके बाद क्षत्रिय के बाद हम देखते हैं जो अगला बंटवारा होता है, उपजातियां बनती हैं, वो वैश्य वर्ग में बनती हैं। हम देखते हैं तो इस काल में वैश्यों के भी अनेक जो है उपजातियां बन जाती हैं। स्थान और पेशे के आधार पर वैश्यों की कई उपजातियां बनती हैं। गुजरात और राजस्थान में इनकी अनेक शाखाएं बनती हैं, जैसे श्रीमाल, पागवाट, उपकेश, धरकट, पल्लीवाल, मोड़, गुर्जर, नागर, दिशावाल, दुम्बत, ये सब जो है अब वैश्यों के वर्ग बनने लगते हैं। ये सब हम आपको 6ठी शताब्दी से 12वीं शताब्दी के वैश्यों की जातियां बता रहे थे। बाद में इनकी अनेक और जातियों का भी गठन होने लगता है। कुछ वैश्यों की शाखाएं इनके द्वारा अपनाए गए पेशों के आधार पर बनती हैं। जो ये पेशा अपनाते हैं उसके आधार पर भी इनकी जातियां बनती हैं। जैसे स्वर्ण का कार्य करने वाले स्वर्ण वणिक कहलाते, अब तो स्वर्णकार कहलाते हैं लेकिन उस समय वो स्वर्ण वणिक कहलाते थे। औषधियों का काम करने वाले वैश्य औषधि कहलाते थे। हम देखते हैं वैश्यों में भी अब कुलीन और निर्धन वर्ग होने लगा था और निर्धन वर्ग के वैश्यों को वो लोग शूद्र वर्ग के साथ संयुक्त करने लगे थे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं तो वैश्यों का भी एक जो है जातियों का नया उपजातियों का उदय होता है। इसी के साथ शूद्र वर्ग की भी संख्या में बढ़ोतरी होने लगती। हम देखते हैं तो इस समय में भारत में काफी संख्या में जातियों का अभ्युदय होने लगता है और सामाजिक व्यवस्था में ब्राह्मण के बाद जो सबसे ज्यादा प्रभावित होता है वो शूद्र वर्ग ही प्रभावित होता है, अर्थात इनकी भी कई जातियां बनती हैं।
परंपरागत पेशों के अतिरिक्त अब इस काल में विभिन्न शिल्प के आधार पर, शिल्पी कर्म के आधार पर भी बहुत सी जातियां बनने लगी थी। अब इनकी गणना उनके पेशे के हिसाब से नहीं, उस पेशे के हिसाब से बनी जातियों के आधार पर होने लगा था। हेमचंद द्वारा लिखे हुए अभिधान चिंतामण में और देसी नाम माला, यादव प्रकाश की वैजयंती नामक ग्रंथों में शूद्रों के नाम की एक लंबी सूची दी गई, अर्थात उनकी जातियों की एक लंबी सूची दी गई, जिसमें शिल्पी, लोहार, बढ़ई, मोची, तेली, सुनार, बुनकर, धोबी, दर्जी, मालाकार, मांस मदिरा विक्रेता, लोहार, जादूगर, शिकारी, नृतक आदि पेशेवर जातियों को शूद्र जातियां माना जाने लगा था। अम्बष्ट, रथकार जैसी संकर जातियों को, किरात, भील जैसी जनजातियों का भी उल्लेख अब होने लगा था। अमर कोश में और अभिधान चिंतामण में किरात और भील जैसी जनजातियों का भी उल्लेख हुआ है। हम देखते हैं विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अनुसार हजारों मिश्र जातियों की उत्पत्ति वैश्य जाति की स्त्रियों एवं शूद्र वर्ग के पुरुषों के संपर्क से हो गई थी। स्कंद पुराण में शूद्रों की 18 उपजातियों का उल्लेख मिलता है, जिसमें शिल्पी, कुम्हार, वणिक, चित्रक, सूत्रक, धोबी, गच्छक, जुलाहा, तेली, चमार, शिकारी, बाजा बजाने वाला, कौलिक, मछुआ, ओनामिक और चंडाल जैसी जातियां आती हैं। इनका विभाजन भी उत्तम, अधम और अंतज 3 कोटियों में किया जाने लगा था। जो उत्तम थे उनको उत्तम माना गया, अधम को उससे थोड़ा नीचा माना गया, अंतज को माना गया इनको त्याग देने वाला। तो अब इनमें भी जो है जातियों का बंटवारा होने लगा था। इसी काल में हम वर्ण रत्नाकर नामक ग्रंथ में आदिवासी जातियों की एक लंबी सूची पाए हैं। हेमचंद के द्वारा शक, यवन, रोमक, मुरुंड, चीन, हूण आदि विदेशी बर्बर जातियों से तथा सबर, भील, पुलिंद, किरात, खस आदि या द्रविड़ जातियों से भी अन्य शूद्र वर्ग की जातियों का उल्लेख पाते हैं, और इन आदिम जातियों को मिलेच्छ जातियां बताई गई। इन सभी को शूद्र वर्ग की ही जातियों में माना गया है। लेकिन इस समय जो हम परिवर्तन देखते हैं वो ये है कि इस समय अब जो है चारों वर्णों में छुआछूत की भावना का विकास होने लगता है, क्योंकि काफी संख्या में जातियों के प्रादुर्भाव के कारण अब उनमें जब कई कोटियां बन जाते हैं कि उत्तम, अधम और अंतज, तो अब छुआछूत की भावनाएं जो है बलवती होने लगती है और इस समय अछूत जातियों की संख्या में काफी वृद्धि होती है। अछूत जातियों को इस समय अंतज कहते हैं। अंतज माने इनको त्याग देने वाला, अर्थात त्याग देने मतलब कि इनका गांव और नगर के बाहर घर बनाया जाने लगा था, अर्थात ये अब गांव और नगर की सीमाओं से बाहर निवास करते थे। अलबर्नी ने धोबी, मोची, मछुआ, मांझी, शिकारी, बुनकर को उस समय अपने लेखों में अंतज बताया है। विज्ञानेश्वर ने धर्मशास्त्रों में उल्लिखित परंपरागत 7 अंतज जातियों के साथ अन्य जातियों का उल्लेख किया है। इनको कुछ हीन जाति के रूप में माना जाता था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अब जो है समाज में अस्पृश्यता संबंधी नियमों का प्रतिपादन हो चुका था। अछूतों में चांडाल को प्रमुख माना जाने लगा था। उनके आचरण के कारण उनको अपवित्र माना जाता था। डोम और चर्मकार को भी 12वीं शताब्दी के आते आते अछूत मानने लगे थे। हेमचंद द्वारा लिखित देसी नाम माला में लिखा है कि इस समय कई जातियों को बाहर निकलते समय छड़ी पीटते हुए चलना पड़ता था, ताकि उनकी आवाज को सुन करके लोग उनके संपर्क से बच सके। अर्थात अब जो है छुआछूत की भावना काफी बलवती हो गई थी। छुआछूत की भावना की प्रबलता का आप अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि उन लोगों को
अपने निकलने के समय सूचना देनी पड़ती थी कि हम निकल रहे हैं, अर्थात हमको छू करके आप अपवित्र ना हो जाएं। तो हम देखते हैं कि अब इन भावनाओं का विकास होने लगा था, जबकि वैदिक काल में इन चारों वर्णों में छुआछूत की किसी भावना का उल्लेख नहीं मिलता है। यहां तक जो है विज्ञानेश्वर जैसे व्यवस्थाकार ने तो इस बात का उल्लेख किया है कि चांडाल की छाया मात्र पड़ने से ही व्यक्ति अपवित्र माना जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हिंदू समाज का एक बड़ा वर्ग जो है छुआछूत वाला वर्ग माना जाने लगे था, जबकि इसी काल में स्मृतिकारों ने अर्थात ब्राह्मणों के धर्म से पृथक जैन, बौद्ध, वाममार्गी, शाक्त आदि के अनुयायियों को भी जो है अस्पृश्य घोषित कर दिया था, अर्थात बौद्ध और जैन धर्म के लोगों को भी इस समय अस्पृश्य घोषित कर दिया था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अब जो है छुआछूत का मामला था वो काफी विस्तृत अवस्था में आ चुका था। कुछ पुस्तकों में तो ये भी दिखाया गया है कि शैव धर्म के लोगों को भी जो है अस्पृश्य बता दिया गया था कि अर्थात उनको भी छूना मना है। हम पूर्व मध्यकाल में देखते हैं तो शिल्प की जात का आधार मतलब क्राफ्टिंग को भी जात का आधार मान लिया था। जो क्राफ्टिंग पहले श्रमिक का पेशा था, अब क्राफ्टिंग को भी जात का आधार मान लिया था। इस काल में हम देखते हैं कि जो विभिन्न प्रकार के शिल्पी कार्य करते थे, अब वो भी कर्म के हिसाब से जात के रूप में परिवर्तित हो चुके थे और संकीर्णता के कारण अब उनके जो व्यवसाय हैं वो जात के रूप में बदलने लगे थे और इन सभी जातियों को शूद्र वर्ग में ही समाहित किया जाने लगा था। चूंकि जब इनको उसमें समाहित किया जाने लगा तो इस प्रकार से अब शूद्र वर्ग की संख्या में काफी बढ़ोतरी होने लगती है और उनकी संख्या में बढ़ोतरी होने से समाज में जातियों का एक असमान वितरण उत्पन्न होने लगता है और इसी समय बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म में भी विभिन्न प्रकार के संप्रदायों का उदय होता है, अर्थात विभिन्न प्रकार के संप्रदाय बनने लगते हैं। तो हम देखते हैं कि यह समय बड़ा खतरनाक समय रहा है 650 से 1200 ईस्वी का, जबकि भारत में 4 सामाजिक जो वर्ण व्यवस्था के 4 वर्ग थे जो केवल पेशे के आधार पर बने थे। एक ही घर में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र हो सकता था, अब वो विभिन्न जातियों और उपजातियों में बट गए थे और अब उनका खाना पीना, छुआछूत आदि की भावनाओं में का उनके अंदर काफी विकास हो चुका था। विभिन्न संप्रदाय के अनुयायी भी अब अपने आप में ही सीमित होने लगे थे और अपनी कट्टरता और संकीर्णता के कारण अब वो विभिन्न जातियों में परिणित होने लगे थे। उनके अंदर अब ऊंच नीच की भावनाएं जो है घर करने लगे थे, अर्थात वो अब ऊंच नीच की भावनाओं को सोचने लगे थे। तो इस प्रकार से देखते हैं कि पूर्व मध्य काल में अर्थात 650 से लगभग 1200 की ईस्वी में हिंदू समाज जातिगत विघटन की प्रक्रिया से गुजर रहा था और 12वीं शताब्दी के आते आते वो जातिगत विघटन की प्रक्रिया को पूर्ण कर लेता है। इस काल में हमें स्पष्ट रूप से सामाजिक संगठन के पतन के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। विभिन्न वर्णों और जातियों के लोग अब अपने कर्मों के प्रति उदासीन हो गए थे। कुलीन वर्ग के लोग सुख और वैभव की चाह अधिक रखने लगे थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय आज अपने परंपरागत कर्तव्य और उत्तरदायित्वों को से विमुख होकर के भोग और विलास की भावना में लिप्त हो गए थे। सामंती प्रवृत्ति जो है वो बलवती होने लगी थी, अर्थात सामंती भाव अब जागृत होने लगे थे। अस्पृश्यता, छुआछूत, शौचाचार की भावना अब पहले से अधिक प्रबल हो चुकी थी। समाज में उच्च और निम्न वर्ग के बीच का जो अंतर था अब वो काफी बड़ा हो गया था, अर्थात हिंदू धर्म अब टुकड़ों टुकड़ों में टूटने लगा था और इसी समय भारत में इस्लाम धर्म के प्रहार ने हिंदू समाज को और संकीर्ण और अंतर्मुखी
बना दिया था और अब हमारा भारत का जो हिंदू धर्म का सामाजिक संगठन था अब वो पूरी तरह से टूट चुका था और हम अब प्रतिरक्षात्मक भूमिका में आ चुके थे। तो आज के वीडियो में हमने 650 से 1200 ईस्वी के मध्य भारत की जो 4 वर्ण व्यवस्था के वर्ण थे और जो कभी आपस में केवल पैसे के आधार पर बचे थे और उनके अंदर कोई भावना छुआछूत की नहीं थी, लेकिन इन 600 साल में या 550 साल में उनके बीच कितना बड़ा परिवर्तन आ जाता है जो आज के भी समाज में व्याप्त है, उसका अध्ययन किया है। अगले वीडियो में हम आपको क्षत्रिय वंश से उत्पन्न राजपूतों के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।